गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है? जय हिंद। प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्ट 3 की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स की, है ना। तो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था पार्ट 3 में। पार्ट 2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम किसकी बात कर रहे थे? नागरिकता की, सिटीजनशिप की। अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 3, मौलिक अधिकार। देखो, हमने पीछे कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं कि नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत किसने की थी। तो इंग्लैंड के एक राजा थे, किंग जॉन। किंग जॉन ने 1215 में सबसे पहले अपने नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत की थी। क्लियर? और वही फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पर इन्होंने दिया, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए जो संविधान का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो उसे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे संविधान के पार्ट 3 को, जिसमें अधिकारों की बात हुई है। और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे डिफाइन है। क्लियर? इतना तो सबको पता चल गया है। हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो ज्यादातर जो है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित थे। उसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए, तो हम लोग कहते हैं कि अमेरिका से लिए गए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या केवल हमें ही उपलब्ध है, या जो फॉरेन से अगर कोई आता है, मतलब विदेश से कोई व्यक्ति आया, तो उसको भी मूल अधिकार उपलब्ध है या नहीं? हाँ, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल हमें ही अवेलेबल है। ठीक है ना। वो अधिकार विदेशियों को अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो दोनों लोग को अवेलेबल है। मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसमें से आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं, इसके तहत ये केवल हमें प्राप्त है, यहाँ के नागरिकों को केवल प्राप्त है। इनमें जो भी बातें की गई हैं वो जनरली विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो। लेकिन इधर जो है वो सभी को प्राप्त का मतलब है कि हमें तो प्राप्त है ही, मतलब हमें तो, हमारे नागरिकों को तो है ही ये भारत के, लेकिन साथ में इसमें से आर्टिकल जो है ये विदेशियों को भी प्राप्त है। मतलब इसके तहत विदेशी भी अपने मूल अधिकार मांग सकते हैं, फॉरेनर्स के लिए भी है। जो ये जो डिस्कस किए गए हैं, इनमें भी 14, 21, 25 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब ज्यादातर इसका हनन होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट आपको समझना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए है? नहीं, दोनों के लिए है। हाँ, अंतर ये है कि हमें ज्यादा अधिकार अवेलेबल है क्योंकि हमें सभी आर्टिकल्स का अवेलेबल है। फॉरेनर्स को कुछ आर्टिकल का अवेलेबल है, जैसे वो उनको ये अवेलेबल नहीं है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, ये केवल यहाँ के सिटीजन के लिए ये। ठीक है। तो इस तरह से बात हम लोगों ने किया इसमें। अब हम अगर अधिकार देखते हैं तो दो तरीके से बताया गया। एक तो मौलिक अधिकार, जो कि पार्ट 3 में डिस्क्राइब है। ठीक है। और एक है जो अदर पार्ट्स में कई सारे हमारे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, उसका हनन नहीं हो सकता। मतलब कोई आपसे वो छीन नहीं सकता, कोई कानून बना के भी छीनने की कोशिश करे तो वो नहीं। लेकिन कुछ है प्रावधान, हम देखेंगे आगे अभी कि क्या तरीके हैं उसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है। अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो ये एक प्रावधान किया गया है। कितने अधिकार हमको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में? पहले 7 थे स्टूडेंट, 7, जिसमें एक था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, संपत्ति का अधिकार। अब वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और वो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके अब वो लीगल राइट दे दिया गया है, कानूनी अधिकार। तो पार्ट 3 से हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार, अब वो पार्ट 12 में है, पार्ट 12वें में है वो। तो 6 बचे हमारे पास मौलिक अधिकार। तो अब हमारे पास 6 बचे। एक कौन सा आपका है? तो एक आपके पास है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार है। आर्टिकल कहां से कहां तक स्टूडेंट? आर्टिकल 14 to 18, क्लियर। दूसरा हमारे पास कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन कौन से अनुच्छेद में होगा? 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको 23 और 24 में प्राप्त है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात हम लोगों ने की थी और ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, क्लियर। जरा अपने आते हैं, अब देखो यहाँ पर हम एक बात किए थे आपसे कि अगर हम लोग आर्टिकल 14 से बात करते हैं समानता का अधिकार, तो फिर 12 और 13 में क्या डिस्क्राइब है? तो 12 और 13 में पहले देख लेते हैं कि क्या डिस्क्राइब है। तो आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा बताई गई, स्टेट की डेफिनेशन, यानी एक प्रकार से मूल अधिकारों से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो समझाया गया है। यहाँ पे स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं है, इसीलिए वो चीज डेफिनेशन दे रहे हैं आपको कि स्टेट का मतलब क्या है। मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 12 में हम लोगों ने राज्य शब्द को परिभाषित किया है। कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएगा? तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? देखो, भारत सरकार शामिल है राज्य के अंदर, राज्य सरकार भी शामिल है, संसद भी शामिल है, राज्य विधानमंडल है, मतलब जो भी यहाँ है वो सब स्टेट कहला रहा है। तो मूल अधिकार में अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ें और वहां पर स्टेट शब्द आ जाए, तो यहाँ पर स्टेट शब्द का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पर सब कुछ जो इसके अंतर्गत आता है वो सब स्टेट है। वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे कोई कंपनी ही क्यों ना हो, तो वो जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ आपके इसके स्टेट के अंतर्गत आती है। तो वही वो समझा रहे हैं आर्टिकल 12 में कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन कौन शामिल है? भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी, लोकल जो बॉडी है वो भी इसमें शामिल है, पंचायत वगैरह, न्यायपालिका, न्याय वो जो आपके नगर पालिका वगैरह, ये सब शामिल है इसमें, ठीक है। इवन अगर कोई निजी इकाई है यानी प्राइवेट कंपनी है जो राज्य के तहत काम कर रही है, तो वो भी शामिल है उसमें। यानी कि यहाँ पर स्टेट का मतलब बहुत व्यापक है, विस्तृत रूप में है, ये कोई राज्य के लिए नहीं है। जब हम मूल अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पर जब भी स्टेट का शब्द आएगा या राज्य का शब्द आएगा तो इस पूरे देश के लिए बात हो रही है, सभी को मिलाकर। ये समझाने की कोशिश इन लोगों ने आर्टिकल 12 में किया है। तो एक डेफिनेशन की बात की है उन्होंने आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में इन्होंने क्या बात किया है? तो आर्टिकल 13 को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये तो सीधा पॉइंट जो लिखा गया है, समझते हैं ये क्या है। यदि कोई भी लॉ मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी करता है तो ऐसे लॉ को खारिज कर दिया जाएगा और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। मतलब आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की पावर देता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। तो आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि अगर कोई राज्य या कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना दे रहा है जिसकी वजह से हमारे मूल अधिकार का हनन होने का चांस बढ़ जा रहा है या हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसका समीक्षा करेगा और उसको लगता है कि इसके खिलाफ है तो उसको रद्द कर देगा। ये आर्टिकल 13 के तहत है। तो आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि मूल अधिकार से रिलेटेड केवल बात की गई है कि अगर उनको लगता है कि मूल अधिकार से रिलेटेड कोई ऐसा उन्होंने कानून बना दिया है, मतलब राज्य सरकार ने, जो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि आप इसके खिलाफ जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा।
क्लियर? इसका मतलब मूल अधिकार ज्यादा पावरफुल है। इवन एक और समझ लो, जैसे मान लो कि जब मूल अधिकार हम लागू नहीं कर रहे थे, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमने मूल अधिकार लागू किया है, जब संविधान लागू हुआ है, तो सपोज को 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय हमने मूल अधिकार को रखा इसमें। और जो कानून उससे पहले बन गए होंगे उसका क्या, मतलब मूल अधिकार नहीं थे, कुछ कानून पहले बन गए थे और वो कानून अभी भी चले आ रहे हैं। आप जानते हो बहुत सारे कानून अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं जो अभी भी नहीं हटे, मालूम है या नहीं? बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उनके समय से, अरे 1861 का आईपीसी एक्ट चला ही आ रहा है, तुम्हारा पुलिस कानून पता नहीं कब का बना हुआ है, सारे प्रावधान दंड संहिता सब चली आ रही है। तो अब बात यह है कि अगर मूल अधिकार रखने से पहले ही जो कानून लागू हो गए थे उनका क्या, क्योंकि मूल अधिकार तो बाद में लागू हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जो पहले लागू हो गए हैं नियम, अगर उनमें भी अगर कोई ऐसा पॉइंट देखा जाता है कि वो हमारे मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मूल अधिकार सुपीरियर है। और जिससे कि अगर आपको कुछ लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वीडियो रुका नहीं है भाई, रुक गया है क्या? अब तो आ रहा है। अच्छा बीच में रुक गया था, ठीक है। तो हम जा सकते हैं इसके तहत, ठीक है ना। इसका मतलब आपका एक जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है। अगर मूल अधिकार से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 13 के तहत, वो मूल अधिकारों पर ही सुनवाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आपको बताया गया है कि ये कैसे कानून, मतलब एक बात समझनी है आपको कि हम किस कानून की बात कर रहे हैं, किस लॉ की बात कर रहे हैं कि जो मूल अधिकारों से छेड़खानी कर रहा है। ये कौन से कानून, यानी कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा वो कानून, या केंद्र बनाएगा वो कानून, या कोई प्राइवेट एजेंसी का कुछ है? तो वो कहते हैं सारे के सारे कानून, केवल राज्य नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, केवल विधानमंडल नहीं, कोई भी जो बना रहा है वो सब पर लागू है वो कानून। तो वो यहाँ पर विधि को डिफाइन कर रहे हैं, लॉ की परिभाषा वो दे रहे हैं कि कौन, यदि कोई भी लॉ कह रहा है, ये कोई भी लॉ मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी करता है तो ऐसे लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। तो कौन सा लॉ? तो इन्होंने विस्तृत रूप में डिफाइन किया उसके। आर्टिकल 13 का 13(3), इसको उपबंध कहते हैं हिंदी में। जब हम कोई आर्टिकल बनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने आर्टिकल 13 बनाया और आर्टिकल 13 में कुछ अंदर बने, जैसे 13(1) बना, 13(2) बना, 13(3) बना, तो हम इसे उपबंध कहा करते हैं, हिंदी में इसे उपबंध कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 13 में पहला उपबंध, आर्टिकल 13 का दूसरा उपबंध, तीसरा उपबंध, ये ऐसे कहा जाता है, ठीक है। उपबंध शब्द यूज होता है हिंदी में। तो आर्टिकल 13 का जो तीसरा उपबंध है, थर्ड जो उसका सेक्शन है, पार्ट है जो उसमें, तो जो आर्टिकल 13 का तीसरा उपबंध है उसमें इन्होंने लॉ का डेफिनेशन दिया है। किस कानून की हम बात कर रहे हैं? वो कानून जो संसद ने बनाया हो, राज्य के विधानमंडलों ने बनाया हो, वो सारा कानून इसके अंतर्गत आता है। प्रेसिडेंट ने या राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी किया है, ये भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, ठीक है। शासकीय आदेश कोई भी है, एग्जीक्यूटिव विधायक का, मतलब कुल मिला के कोई भी ऐसा कानून नहीं जो मूल अधिकारों को हनन करे, चाहे वो प्रेसिडेंट द्वारा ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्यपाल द्वारा ही क्यों ना हो, चाहे वो संसद द्वारा ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य के विधानसभा के द्वारा ही क्यों ना हो। मतलब सभी से आपको इम्यूनिटी मिली हुई है कि अगर आपको लगता है कि हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों जाने का प्रावधान, ठीक है। देखेंगे हम लोग कैसे पहला दूसरा कहाँ गया। पहला यही है, ये जो ऊपर वाला है ना, पहला यही है। पहला वही हम समझा रहे थे आपको कि पहले वाले में बात ये थी कि अगर कोई, वही वाली बात की है ना जो हम, कि अगर कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकार लागू होने से पहले अगर कोई लागू हो गया है कानून पहले से ही, और वो भी अगर दिक्कत कर रहा है मूल अधिकार को, तो उसको खत्म किया जा सकता है।
वो ही पहला है, जो स्टार्टिंग वाला है वही पहला है। कि अगर दो कानून बीच में फंस जाते हैं, एक कानून बना दिया और एक मूल अधिकार हमारे पास पहले से है, और हमें लगता है कि ये जो कानून बनाया है वो इसको दिक्कत कर रहा है, तो वो वाले कानून को रद्द किया जा सकता है, दूसरे वाले को। ठीक है, वही पहले में बताया गया है। तो तीसरे में इन्होंने डेफिनेशन दी है कि कौन कौन सा कानून, तो सिंपल समझ में आ गया। अनुच्छेद 13(4), 13 का जो चौथा उपबंध है, अनुच्छेद 13 का चौथा उपबंध जो है, यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। मतलब 3 तक पहले ही थे उपबंध, ये वाला बाद में ऐड किया गया। जो अनुच्छेद 13 है, इसके उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। असल में क्या हुआ था, इसमें एक बात चल रही थी, वो जो लैंड रिफॉर्म वाला केस चल रहा था, संपत्ति के अधिकार को लेकर के, ठीक है ना। तो हाँ, वही तो बात कर रहे हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो केस था उसी की बात हम कर रहे हैं, कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो केस था, अब 13 उसको बचा ले रहा था आर्टिकल 13 में, क्योंकि प्रावधान था। तो आर्टिकल 13 में प्रावधान ये था कि कोई भी कानून जो आपको लगता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, और ये जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था उसको लेकर के हम लोग आर्टिकल 13 को लेकर के हम चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रावधान था हमारा उसके तहत। यही एक उपबंध उसमें ऐड कर दिया गया कि ये दोनों अलग हैं। अगर हम 368 का संशोधन करते हैं तो हम कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो प्रॉपर्टी वाला था, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरू किया था कि हम अधिग्रहण कर सके भूमि सुधार के लिए, उसी वजह से ये ऐड करवाया गया था बाद में जाकर के। तो 13(4) में यही कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर किए गए संशोधन पर लागू नहीं होंगे। क्यों? अगर हम 368 का संशोधन करते हैं और हम राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 367 का संशोधन करके हमने जमीन अधिग्रहित कर ली, और जमीन हमने अधिग्रहित कर ली संशोधन के द्वारा, वो तुरंत कोर्ट पहुंच जाएगा कि आर्टिकल 13 में कहा गया कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है भाई संपत्ति का, क्योंकि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार से ऐसा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। उन्होंने चौथा ऐड करवा दिया उपबंध। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। 368 का हम कोई भी अगर संशोधन करेंगे तो 13 से मतलब है नहीं है। लो, अब तुम कोर्ट ही नहीं जा सकते। उन्होंने सीधे दोनों को अलग करा दिया कि हम अगर 368 के तहत संशोधन करते हैं तो 13 का उपबंध इस पे लागू नहीं होगा। दोनों अलग अलग है। अब आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये चीज इसमें एक ऐड करवाई गई थी 13(4) वाली, कि यह उपबंध 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया कि अनुच्छेद 13 के उपबंध जो हमें ये पावर देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होंगे। अब करिए आप संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी वाला और ले लीजिए जमीन। तो ये पॉइंट था। लेकिन आगे चल के थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि केशवानंद भारती केस भी हुआ था और इससे पहले भी कुछ चीजें हुई थी, इसलिए फाइनली एक संशोधन ही कर दिया गया था, 44वां संशोधन, और राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटा ही दिया गया। उसको मौलिक अधिकार से हटा के सीधे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। उन्होंने कहा बार बार दिक्कत ना हो, तो फिर आगे चल के 44वां संविधान संशोधन हुआ और उन्होंने सीधे निपटा दिया उसे कि लो मामला ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये दो बातें हो गई। एक आर्टिकल 12 में जो हमारा हुआ कि वो राज्य की परिभाषा दी गई है कि जो कानून है वो सबके बारे में बात हुई है, और 13 में हमारे ये बात की गई है कि हमें जो इम्यूनिटी मिली हुई है कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है किसी भी प्रकार से तो हम अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 13 में ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि न्यायिक रिव्यू कर सकता है वो। ठीक है ना। लेकिन बाद में एक कोर्ट 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं आप अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्योंकि आर्टिकल 13 में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे कहिए कि भैया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है मूल अधिकार का।
और ये पावर दी गई है, तो आप अनुच्छेद 32 जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे, और अनुच्छेद 226 जो कहता है कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे। हेलो, हेलो, हम दिख रहे हैं? हाँ ठीक, चलो बढ़िया। तो 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, हमें लग रहा है। और 32 के तहत हम वो कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों के हनन के बारे में आपके आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी कानून ऐसा है कि अगर आपको लगता है तो आप जाइए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब यह अनुच्छेद 301 के तहत है। यानी कि अगर अब आप देखोगे तो कौन से अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को बताया गया है? 301 को। अब ये 12 पार्ट 12 में है, पार्ट बदल गया है, अब ये पार्ट 12 का पार्ट है, ठीक है, भाग 12 में अब ये डिस्क्राइब है। पहले ये पार्ट 3 में था, लेकिन अब ये भाग 12 में है, और अनुच्छेद अब हो गया है 301 जो संपत्ति का अधिकार है, और ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। तो अब आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 13 केवल मूल अधिकारों के लिए बात करता है, ठीक है। तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, और अधिनियम 1978, और इसके द्वारा आपका ये इसमें चला गया। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। आई होप कि सीधे चीजें क्लियर हो गई। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। बोलिए जल्दी। नो डाउट। आर्टिकल 13(4) फिर से बता दीजिए। आर्टिकल 13(4) का मतलब ये है, देखो 13 आर्टिकल है, चौथा उसका उपबंध है। पहले क्या होता था, क्योंकि आर्टिकल 13 ही केवल था, तो आर्टिकल 13 हमें ये पावर देता था कि अगर आपको मूल अधिकार का हनन हुआ है, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता था, ये समझो सीधे कि हम संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकते थे। क्या आप सोचे कि हम संविधान संशोधन कर लें, क्योंकि संविधान संशोधन करके भी वो मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता था। तो चौथे उपबंध में उन्होंने यही ऐड करा दिया कि अगर हम 368 के तहत संविधान संशोधन करते हैं तो आर्टिकल 13 पे लागू नहीं होगा। उन्होंने यही ऐड ही करा दिया कि संविधान संशोधन हम जो करेंगे वो 13 पे लागू ही नहीं होगा, वो अलग है उससे, तो हम सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था, इस तरीके से चीजें थी। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक और उपबंध कर दिया था आगे चलकर। ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन एक पॉइंट क्या आया, ये केसों ने पूरी दिशा ही बदल दी। अब ये केस आपको थोड़े समझने हैं, 2-3 केस है, अगर ये समझ गए तो चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। कब कब मौलिक अधिकार में चेंजेस की बात करी गई है, ठीक है, जरा समझिएगा, कोशिश करिए। एक केस हुआ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951। एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया इस केस में। क्या निर्णय दिया कि जो अनुच्छेद 368 है वो आर्टिकल 13 का उपबंध 2 के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है। यह है आर्टिकल 13 का 2 उपबंध। सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो ये कह रहे थे इसमें जब सुप्रीम कोर्ट था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो 13(2) है अनुच्छेद 13 और उपबंध 2, यही कि सरकार कोई भी ऐसा कानून न बनाए जिससे कि मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसा विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। क्लियर है? 13(2) समझ में आ गया? 13(2) का मतलब है
13 अनुच्छेद दूसरा उपबंध, जिसमें यह कहा गया कि राज्य कोई ऐसा कानून न बनाए जिससे कि मूल अधिकार का हनन हो। ये उपबंध है, और अगर ऐसा वो करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है, उसको हटा सकती है। ठीक है, ये बात कही कि न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इन्होंने क्या कर दिया कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है, अतः संसद संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब इन्होंने क्या निर्णय दे दिया, बड़े आराम से समझिए जरा। इन्होंने कह दिया कि 13(2) में जो परिभाषित कानून है, जो लॉ है, जो नियम है, मतलब ये कहता है कि जो भी राज्य सरकार कानून बना रही है, ये कानून अनुच्छेद 368 के बाहर हैं। यानी कि जो अनुच्छेद 368 के बाहर होता है उस पर संशोधन अगर किया जाता है तो वो उस पर लागू ही नहीं होता, मतलब 13(2) पे लागू ही नहीं था। मतलब अगर ये न्यायिक समीक्षा की पावर आपको दे रहा था, अब क्योंकि वो उसमें शामिल ही नहीं है तो न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके कोई संशोधन करते हैं तो हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ही एकदम चेंज करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चलो मौलिक अधिकार जो हैं वो छीने नहीं जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना जो निर्णय दिया ये वाला, अब इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि संशोधन करके मौलिक अधिकार लिए जा सकते हैं। सीधे बात ये समझो, इसका रिजल्ट ये है कि इस केस के बाद कि अगर हम संविधान संशोधन करें तो हम मौलिक अधिकार को ले सकते हैं। ये है इसका रिजल्ट। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 का जो मतलब था वो ये था कि 368 13(2) के अंतर्गत शामिल नहीं है वो, अतः संसद संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मतलब रिजल्ट ये था कि इस केस का निर्णय ये हुआ कि अगर वो चाहे, जवाहरलाल नेहरू है इस समय, तो वो कोशिश वही कर रहे थे, वो संपत्ति के अधिकार को लेकर चल रहा था सब मामला, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटवाना चाहते थे कि अगर वो किसी तरह से हट जाए तो हम भूमि को अधिग्रहित कर सकें। वही बार बार मामला फंस जा रहा था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ठीक है, संविधान संशोधन करके कर सकती है, मौलिक अधिकार छीना जा सकता है अगर वो उसको ऐसा लगता है तो। लेकिन अगला जो केस आया, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखते जाना क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अपने ही निर्णय को वो चेंज करते जा रही है। अगला केस आया गोलकनाथ केस, अगला केस आया गोलकनाथ केस, पंजाब का ये था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। कह दिया, अपने ही डिसीजन को एकदम बदल रहे हैं। समझिए क्या, अनुच्छेद 13(2) में वर्णित सभी विधियों के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। विधि मतलब कानून, सामान्य विधि तथा संविधान संशोधन विधि, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। मतलब समझो, जब पहला वाला केस हुआ, कौन सा, शंकरी प्रसाद बनाम वाला, तो शंकरी प्रसाद वाले में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि हम अनुच्छेद 368 में के तहत अगर संविधान संशोधन करते हैं तो मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, हम उसको भी संशोधित कर सकते हैं। लेकिन अगला ही केस हो रहा है 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट करे ना, आप संशोधन करके भी नहीं ले सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही सब डिसीजन दे रही है। अब जिस तरह का मुद्दा चला होगा भाई, जिस तरह के वहां पर विचार हुए होंगे, तर्क हुए होंगे, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया होगा। तो इसने सीधा कह दिया गोलकनाथ बनाम केस में कि भैया हाँ, संशोधन करके भी हम मौलिक अधिकार नहीं ले सकते। अब अगला वाला देखो, ये है मेजर डिसीजन, केशवानंद भारती। इनने पूरा बदल के रख दिया केस ही सब कुछ। तो एक और केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। इन्होंने थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दिया। क्या लगा दिया लिमिटेशन, देखिए ऐसा है कि आप संशोधन कर तो सकते हैं, चलिए हम कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है मौलिक अधिकार में भी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो उसकी मौलिक संरचना है, मूल संरचना है, यानी कि जो बातें प्रेम्बल में डिफाइन की गई हैं, उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप कोई मौलिक अधिकार ऐसा हटाते हैं और जिसकी वजह से जो मौलिक संरचना हम देख रहे हैं, यानी प्रेम्बल में जो हमारी बात की गई है, अगर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हुई तो हम कानून को खारिज कर देंगे। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया उसमें। पहले उन्होंने क्या कहा कि आप चेंज कर सकते हैं। यहां देखो, जो गोलकनाथ वाला केस था उसमें उन्होंने कहा
कि जो भी कानून हम बनाते हैं वो सब 368 के अंतर्गत शामिल है। अतः इसके द्वारा संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। पहले क्या कह रहे थे कि कम कर सकते हैं, फिर बाद में कह रहे हैं कि कम नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर से बदल रही है चीज केशवानंद भारती केस में। वो कह रहे हैं हाँ चेंज कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या चाह रही है। तो केशवानंद भारती केस में उसने सीधा फाइनल डिसीजन दे दिया कि हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक संरचना या मूल अवधारणा चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी प्रेम्बल में अगर कोई बात कही गई है तो उससे रिलेटेड कोई भी नुकसान उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा लगता है तो हटाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, चेंज किया जा सकता है। तो वही मेजर डिसीजन माना जाता है केशवानंद भारती केस। तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और क्योंकि ये सबसे बड़ी बेंच थी, 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। इससे बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी, 13 जज पहली बार बैठे थे, और ये यही मेजर डिसीजन है। इसीलिए बार बार अगर कोई आती है बात तो केशवानंद भारती केस को ही रेफरेंस माना जाता है। जब भी मूल संरचना किसी से बात होती है तो यही बात करेंगे, केशवानंद भारती केस का रेफरेंस लेकर के, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेंच थी 13 की, और इसी निर्णय को सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आगे चल करके आप कोई ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस उतना ये कहेंगे कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें मूल संरचना में चेंज ना हो। अब ये फाइनल डिसीजन कि हाँ संशोधन हो सकता है, लेकिन उससे हमें ध्यान रखना है कि मूल संरचना में चेंज ना हो। फाइनल डिसीजन केशवानंद भारती के बाद। हेलो, सो तो नहीं गए? हम ही तो नहीं चिल्ला रहे अकेले कि हम बस चिल्लाए जा रहे हैं एक क्रम से? कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम चिल्लाते जा रहे हैं खाली। हाँ? अब बीच में रुक गए, नहीं तो आधे तो निपट जाते, कहते सर बस थोड़ा सो लेते, पता नहीं क्या संशोधन संशोधन कर रहे हैं जब से। पहले हटा देते हैं, फिर उसको ला देते हैं, फिर कहते हैं फिर संशोधन कर सकते हैं। समझे में नहीं आ रहा संशोधन हो रहा है कि क्या हो रहा है। फाइनल डिसीजन क्या निकल के आया स्टूडेंट? केशवानंद भारती केस के बाद फाइनल डिसीजन, कैमरा ओपन है भाई। अच्छा सबका ओपन करा लेना ना, ठीक है जाने दो। कुछ लोग रहो बस साथ में, बस ठीक है, उतना काफी है। तो फाइनल डिसीजन समझ में आ गया ना? सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है? अब चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? केशवानंद भारती केस के बाद डिसीजन है कि चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि मौलिक संरचना में चेंज ना हो। संविधान के किसी भी पार्ट में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके मौलिक संरचना पे फर्क ना पड़े। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ये अब डिसीजन फाइनल माना जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो 13 में बस इतनी बात थी। 13 का मेन पॉइंट बस यही था कि आर्टिकल 13 आपको ये अधिकार दे रहा था कि अगर मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई ऐसा कानून आपको समझ में आता है जो राज्य बना रही है, तो आप उसको लेकर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 13 में ये बात डिफाइन की गई है कि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप ठीक है, मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आते हैं समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, कितने आर्टिकल में बात की गई है? समानता का अधिकार। कौन सा समानता का अधिकार चाहिए आप लोग को? क्या नहीं मिल रहा कि सारा समानता का अधिकार है?
सभी लोग को समानता का अधिकार है ना, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा? भेदभाव हो रहा है? अरे अभी तुम लोग को मौका दे तो तुम लोग शुरू हो जाओगे तुरंत, सर बहुत भेदभाव हो रहा है सर। हाँ हम समझ गए बेटा, हम बहुत तेज हैं, हम समझ गए तुम्हारा ऑफलाइन और ऑनलाइन, हम समझ गए हैं। हम वही वही मुद्दे हम समझे हैं तुरंत। अपने मुद्दे को लेकर थोड़ा तुम कुछ बोलोगे, कहोगे वही असमानता का अधिकार हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? शिक्षा को लेके जा सकते थे, शिक्षा तुम्हें मिल रही है, ठीक है? इस चीज को लेके नहीं जा सकते कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात हो रही है। किसी के पास 5 हैं, किसी के कोई नहीं है। अरे बेवकूफ, क्लासेस प्रॉपर नहीं चल रही है। हाँ बेटा, सब सब समानता का अधिकार प्राप्त है तुम्हें, ठीक है? परेशान न हो, अब सब समानता का अधिकार तुम्हें प्राप्त है। हम आगे बढ़ते हैं। तो समानता का अधिकार हमें बात पता चलती है आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है? इसका सीधा सा मतलब अगर हम समझे तो एक एक आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग। पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में हम लोग भी ऑफलाइन में आ सकते हैं नहीं, अब ये हम थोड़ा बता पाएंगे, ठीक है ना? ये तो मैनेजमेंट बता पाएगा। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। क्लियर है? इसका मतलब ये था, आर्टिकल 14 की बात ये हो रही है कि कानून के सामने सब समान है, ये है मतलब। तो एक शब्द लिखा हुआ है विधि, देखो बार बार हम बता रहे हैं विधि का मतलब कानून, बार बार, क्योंकि शब्द विधि यूज किया गया है, कानून यूज नहीं किया गया है, विधि यूज किया गया है। विधि का नॉर्मल शब्द मतलब कानून है। तो विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने समानता, यानी कानून के सामने सब समान है, यही माना जाता है। कानून के सामने सब समान है, कोई भेदभाव तो नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो कानून के सामने सब समान है। दो कॉन्सेप्ट है जो हमारे उसमें रखा गया है कानून के सामने सब समान में। पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, यानी विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब समान। दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था। गुड आफ्टरनून पंकज, ऐड हो गए का? ठीक, बाकी लोग भी तो ऐड हैं, कीर्ति सावित्री सब ऐड है पहले से। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। चलो 2 मिनट के लिए सब लोग सामने आ जाओ भाई, आओ आओ, तुम लोग बहुत टाइम दे दिए, तुम लोग सामने नहीं आते हो, गायब हो जाते हो। अच्छा खाना वाना बन रहा होगा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। जो लोग नहीं बना रहे हैं वो आ जाए, ठीक है? थोड़ा देख ले भैया, देखना बहुत जरूरी होता है, समानता का अधिकार तुम्हारे पास है। वाह, देखो रंग बिरंगे चेहरे आ गए सब, है ना? हम्म, ठीक। रिंकी, पिंकी, राफिया, सुमित, पंकज, कृष्णा, सच्चिदानंद, अनुज, महिमा, रौनक, कोमल, ब्रजेश, जयप्रकाश, रंजन, द इंजीनियर्स, अच्छा हम खुद ही हैं, ठीक है? प्रिया सिंह, वंदना, शशिकांत, ज्योति, पिंकी, निधि, मीनाक्षी। अरे मीनाक्षी तुम भी ऐड हो गई क्या? दिन है वहां पे क्या, अभी रात हुई है वहां? दिन हो गया होगा अब तो, है ना? दिन हो गया होगा, हाँ। ये टाइम सुटेबल हमें लगता है मीनाक्षी, है ना? 7 बजे वाले में रात रहती होगी वहां। विनय, अंजलि, प्रियंका, कीर्ति, अदिति, शुभम, ऋषभ, सावित्री, सूरज, मित्र। चलिए ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सिंपल सा है कि दो चीजें बता रहे हैं, हम एक एक करके दोनों समझाते हैं कि क्या है इसमें डिफरेंस, बड़े आराम से आप समझ जाओगे। देखो एक सबसे बड़ी बात कही गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन सा जगह है सर जी? हमें क्या पता, बस इतना पता है कि इस समय दिन हो रहा है वहां, ठीक है? तो मालूम है जगह से क्या लेना देना तुम्हें। चलो
अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की, कानून के सामने सब समान है, तो कानून के सामने सब समान का मतलब है ऐसे समझ लो शुभन बेटा कोशिश भी ना करना ये वाला। सर कोचिंग रेगुलर क्लास नहीं चल रही है, किस आर्टिकल के तहत कोर्ट जा सकते हैं? न जा पाओगे, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरी बात अगर हम लोग कहें कि इसमें दूसरी बात अगर हम लोग समझें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करते हैं विधिक समझ, आपने कभी कोर्ट वो देखा होगा, एक सीन देखा होगा मूवी वगैरह में आप लोगों ने कि न्याय की देवी देखिए ना, एक तराजू लिए खड़ी रहती है, तो जिसको अंधा कानून कहा जाता है। मतलब समझते हो उसका? वो जो तराजू लेकर के वो न्याय की मूर्ति खड़ी रहती है, एक हाथ में तराजू है और आंख में काली पट्टी बंधी हुई है। क्या मतलब है इसका? कौन जानता है इसको? देखो पिंकी जानती है, कह हाँ सर हम जानते हैं। अच्छा, मिले थे क्या उस वाले मूर्ति से? तो चलो देखिए बहुत सिंपल है, जो तराजू है उसका, तराजू का मतलब है बैलेंस। हम जो निर्णय देते हैं वो एविडेंस के आधार पे देते हैं। जिस तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा वो जीत जाएगा। अभी पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, जिधर का एविडेंस ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा, जिधर का पलड़ा कम रहेगा वो हार जाएगा। हमें एविडेंस चाहिए, जितने ज्यादा एविडेंस उसके जीतने के चांस उतने ज्यादा। ये है तराजू। आंख की पट्टी, मेरे सामने कौन है हमें ये नहीं पता, वो बिल गेट्स हैं, एक किसान है, ठीक है, या फिर एक टीचर है, या एक इंजीनियर है, या राष्ट्रपति है, या राज्यपाल है, हमको ये नहीं पता। क्यों? हमारे आंख की पट्टी, हम नहीं देख सकते सामने कौन है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो न्याय की मूर्ति बनाई गई है वो दो चीजों से आपकी चल रही है। एक आपका वो तराजू जो है वो एक बैलेंस बता रहा है कि हमें भैया एविडेंस चाहिए, हमें केवल एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, बस भावना से हम नहीं काम करते। आप इस तराजू में एविडेंस रखते जाइए, जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा वो जीत जाएगा। समान है, विधि के समक्ष समता है। और स्टूडेंट, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट है, हम समझाते हैं कैसे। ये बहुत बेहतरीन नहीं है, हमारी बात समझना बड़े ध्यान से। कि अगर हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है और इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चलो ठीक है मानते हैं भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक ही क्राइम दो व्यक्तियों ने किया है, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसकी मंथली कमाई 6 लाख रुपए है। वही क्राइम एक मजदूर ने किया है, जिसकी कमाई मंथली 3,000 रुपए है। और अब दोनों कोर्ट पहुंचे, अमीर आदमी भी गया 6 लाख वाला, और जो 3,000 कमा रहा था वो भी गया। क्राइम दोनों ने सेम किया है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि उसके सामने सब समान है। जुर्माना लगाया गया 3 लाख रुपए का। 6 लाख वाला तो दे के निकल जाएगा, 3,000 वाला क्या करेगा? और आप कह रहे हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है, ठीक है, मानते कानून के सामने सब समान है। लेकिन आपने ये जो निर्णय दिया कानून के सामने सब समान है, तो दिक्कत हुई कि नहीं हुई? एक अमीर आदमी को भी आप उस क्राइम के लिए, अगर सेम क्राइम दोनों ने किया है, तो जो अमीर आदमी होगा वो तो आसानी से बच गया ना, वो तो पैसा दे दिया। लेकिन जो गरीब हो तो मर गया सीधे, कहां से लेके आएगा वो 3 लाख रुपए? तो ये जो एक इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये एक नेगेटिव थॉट है, ये मतलब बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। इस पर लेकर के थोड़ा सा मतभेद हुआ लोगों में। कह रहे कोर्ट में जो जुर्माना लगता है वो पैसा कौन रखता है? जज रख लेता है। अरे बेवकूफो, जज वो नहीं रखेगा, वो मतलब गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, और उससे जो भलाई भलाई के काम होते हैं वो सब चीजें देखी जाएंगे ना, वो किसी के जेब में नहीं जाएगा। तो ये एक नेगेटिव थॉट है, इसमें थोड़ा सा सोचा गया
तो आगे चल करके एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को कहा गया ये बहुत बेहतरीन नहीं है, थोड़े से इसमें दिक्कतें हैं, जिसको सोचा गया कि भाई अगर एक ही क्राइम कोई करता है और उस क्राइम में एक गरीब जा रहा है एक अमीर जा रहा है और सेम क्राइम को लेकर के आप कह रहे हो सब बराबर हैं, तो हम एक बराबर ही जुर्माना लगाएंगे। आप 3 लाख का जुर्माना लगा दिए, बेचारा तो मर जाएगा गरीब वाला। तो इसलिए इन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लेके आए, 2 कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी उसी में ऐड किया गया आर्टिकल 14 के तहत। क्या? विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था, और ये अमेरिका से ली गई है। इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज देखा। क्या देखा? कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। मतलब अब ये कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि सपोज करिए, एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि जो जिस लेवल का व्यक्ति हो उस लेवल से उसको ट्रीट करिए। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति क्राइम कर रहा है, अमीर है वो, और एक कोई गरीब कर रहा है, तो कोशिश करिए कि गरीब के हिसाब से ही गरीब की चीजें चले, जो जुर्माना लगे या समथिंग। और अमीर अगर वो उसको भर सकता है तो अमीर के हिसाब से वो चले। ये एक व्यवस्था सोची जा रही है। देखो हम इसको सिंपल कर देते हैं। 2 लोगों ने मर्डर किया है। एक आदमी जो मर्डर किया है, अब किया तो खून दोनों ने है, लेकिन एक आदमी जो 18 साल से ऊपर का है, वयस्क है, वो एडल्ट है, वो उसने खून कर दिया है। और एक आदमी है जो 18 साल से नीचे है, माइनर है, वो एडल्ट नहीं है। दोनों को सेम सजा का प्रावधान नहीं है क्या? नहीं। जो एडल्ट है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिल जाएगी, लेकिन जो माइनर है, जो वयस्क नहीं हुआ है, उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान। इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। एडल्ट है, वो 50 साल का व्यक्ति है, अब वो पूरा मेच्योर है, सब कुछ है। एक 12 साल का लड़का है, दिमाग उसका अभी परिपक्व नहीं है, मेच्योर नहीं हुआ है अभी वो, जो माना जाता है। तो हो सकता है कि वो बहकावे में आकर के या किसी भी तरह से उसने वो क्राइम कर दिया होगा। तो अब हम 50 साल के व्यक्ति को 12 साल के लड़के से ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारा जो कानून होगा वो 12 मतलब साल के लड़के के लिए अपने प्रकार से होगा। यानी उन्होंने कानून 18 साल से नीचे के लिए बना दिया कि अगर इससे नीचे का अगर कोई व्यक्ति है तो वो ये देखेगा, और एक कानून बना दिया 18 साल से ऊपर के लिए, सेम क्राइम के लिए, मर्डर के लिए ही। लेकिन अगर आप इसके इक्वल चाहते, इक्वलिटी बिफोर लॉ के करते, कानून के समान सब संरक्षण, तो दोनों को मृत्युदंड मिल जाता। अगर आप केवल इस वाले कॉन्सेप्ट से चलते, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाले से, केवल जो पहला कॉन्सेप्ट था, तो दोनों को क्या दे दिया जाता? फिर दोनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाता। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बचा लेता है। तो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, समान व्यक्तियों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमान, दो अगर ऐसा होता है तो दोनों का अलग अलग प्रावधान, ये एक किया गया। ये एक सकारात्मक सोच कहा जाता है, पॉजिटिव सोच कहा जाता है, जो दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ सीधा कहता है कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। वो 3 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कानून सबसे ऊपर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, अगर केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ से चलते हो तो। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से चलते हो तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में। आर्टिकल 14 में दोनों को ऐड किया गया है, जिस हिसाब से करना होता है वो उस हिसाब से उसको कर लेते हैं। तो दोनों अवेलेबल हमारे पास, ठीक है ना। एक अब ब्रिटेन से लिया गया है और एक अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से कौन सा लिया गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाला, जो हमने आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला समझाया। और जो ब्रिटेन से लिया गया है वो कानून के सामने सब समान है, यानी कहा जाता है कानून के सामने सब बराबर हैं, ये सब कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छा ये किससे लिया गया है? तो एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, हम बता देते हैं क्या लिखा है इन्होंने। डायसी एक बहुत बड़ा जस्टिस था ब्रिटेन का, न्यायमूर्ति, मतलब जज, एवी डायसी नाम का। उसने एक रूल बनाया था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन बोलते हैं, उसी के तहत ये चीज ली गई है। रूल ऑफ लॉ में यही सब डिफाइन है।
तो उसी से ये सब प्रेरित है जो हम लोगों ने ऐड किया है। तो एवी डाइसी एक जस्टिस है वहां का, ब्रिटेन का, जिसने विधि का शासन रूल ऑफ लॉ बनाया था, और जिसमें उसने कहा था कि कानून सर्वोपरि है और कानून के सामने सब समान है, चाहे वो कोई भी हो, तो कानून के सामने सब समान है। ये एवी डाइसी ने बोला था और उसी से ऐड किया गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ये कानून कहता तो जरूर है कि कानून के सामने सब समान है, लेकिन आपको अब जरा अपवाद दिखा दे। अपवाद क्या है, किसके ऊपर ये लागू नहीं होता, समझिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने जो समान का कॉन्सेप्ट है वो किन लोगों पे लागू नहीं होता। पहला, अगर कोई एम्बेसडर भारत आया है, विदेशी राजदूत, कोई काउंसिल, कोई मेंबर जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी राजदूत है, राजनयिक, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब आप इस आधार पे उनको दंड नहीं दे सकते कि कानून के सामने सब समान है ना, आप इस आधार पे उनको दंड नहीं दे सकते कि कानून के सामने सब समान है। दूसरा, ये इससे ही अपवाद हो गया। दूसरा समझिए, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो राज्यपाल हैं, उनको भी इससे इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होता। मतलब आर्टिकल 361 हमें ये कहता है, आर्टिकल 368 हमें ये कहता है कि हमारे जो राष्ट्रपति राज्यपाल लोग हैं, फिर वीडियो रुक गया था क्या? हमारे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनके ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लगता, विधि के समक्ष कानून की समता नहीं लगती। इनको जेल में आप नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह को आप उनके कार्यकाल के दौरान जेल में नहीं डाल सकते। इवन उनके कार्यों की आप उस समय समीक्षा भी नहीं कर सकते। न्यायालय को भी ये पावर नहीं है कि उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल के किसी अपराध के लिए या उसके लिए सुनवाई कर सके, नहीं है। इससे ये इम्यून है, बाहर है ये लोग। ठीक है, हाँ, अगर ये व्यक्तिगत लेवल पे कोई काम करते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं, तो केवल सिविल राइट्स के तहत जाया जा सकता है, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, सिविल केस के तहत जा सकता, वो भी तब जब आप ये प्रूफ कर सके कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत काम के लिए किया है कुछ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जेल में नहीं डाल सकते। तो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल वगैरह जो है, इनको इम्यूनिटी है, इनको आप इस चीज से बाहर रखते हैं। आर्टिकल 361 हमें एक बताता है कि ऐसा काम हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 105 हमें यह कहता है कि जो संसद सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इससे बाहर हैं। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने सब समान, ये इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो 105 भी अनुच्छेद हमारा ये कहता है कि इससे बाहर हैं ये लोग। दूसरा, अनुच्छेद 194 194 हमें ये कहता है कि जो राज्य विधानमंडल, राज्यों के जो विधानमंडल है जिसमें एमएलए लोग बैठते हैं, विधायक वगैरह, उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता। इन लोगों को भी इम्यूनिटी मिली हुई है कि कानून के सामने समान वाला जो प्रोसेस है, उस चीज से ये लोग बाहर है। तो न्यायालय के प्रति इन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इवन आप लोग ये जानते होंगे कि बार बार जब संसद में बैठक वगैरह होती है तो नेता चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं और खूब इधर सब नहीं करते हैं, भाषण देते हैं। इस चीज के लिए भी उनके ऊपर केस नहीं हो सकता जब तक कि देश की गरिमा को नुकसान न पहुंचे, अखंडता को न पहुंचे और संविधान के खिलाफ कुछ वैसा न करें। केवल बोलने की वजह से उनको दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि बस जो हमारे अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वो इतना बोल देते हैं कि आपके इस भाषा को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कर करके कह देते हैं कि इसको हम रिकॉर्ड से निकाल रहे हैं। ये चीज कर दी जाती है, इसलिए है ये लोग लड़ते रहते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बस वो ये है कि उनको बाहर कर दिया जाता है, चलो आप कार्रवाई में नहीं आएंगे, लेकिन जेल वेल में नहीं डाला जाता है। इन चीजों से इनको थोड़ी सी इम्यूनिटी मिली हुई है, विधि के समक्ष समानता में। तो कानून के सामने जो सर्व सब समान है, उसमें कुछ लोग बाहर है, राष्ट्रपति उसमें उससे बाहर है, राज्यपाल बाहर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस चीज से बाहर हैं, और राज्यों के जो विधानमंडल में बैठते हैं वो लोग बाहर हैं, एमएलए वगैरह, और जो फॉरेन जो हमारे एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उन लोगों के ऊपर भी आप इसके तहत का मुकदमा नहीं चला सकते। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको समझना है कि इसके तहत हम उनको अपराधी घोषित नहीं कर सकते या जेल में नहीं डाल सकते। तो विधि के समान समता, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कानून के सामने सब समान कौन है? हम लोग हैं, हम लोगों पे हो सकता है, तुम जैसे कुछ करोगे तुमको जेल में डाला जा सकता है। ठीक,
क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति नहीं हैं, हम लोग राज्यपाल नहीं हैं, और ना हम लोग विधायक हैं। तो अगली बार कोशिश क्या की जाएगी स्टूडेंट? जेई नहीं बनना है, विधायक बनना है। ठीक है, अगली बार हम लोग विधायक बनेंगे और चल करके विधानसभा में ऐसे ही खूब चिल्लाएंगे, कुर्सी उर्सी इधर से उधर फेंक देंगे, ठीक, किसी को मार भी देंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बाहर निकालेंगे ना, ठीक है, निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो आशीष का नाम प्रधान बनेंगे। प्रधान वाले की तो बात ही नहीं की गई है, पता चला तुमको निपटा दिया गया। तो देखो, पूरे में प्रधान की कहाँ बात की गई है भाई? जिन लोगों की बात की गई है बस उन लोगों का हुआ है ना। हाँ, कुल मिला के जुला के नेता पे लागू नहीं होता। अरे सारे नेता पे नहीं भाई, अब तुम छोटे मोटे नेता बन गए, लेके झंडा उठा लिए, 2 लाठी पड़ेगी, जेल में पहले डाल दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 12 सांसद की सदस्यता चली गई है, वो निलंबित किए गए हैं, वो इस सत्र में नहीं बैठेंगे। ये जो सत्र हो रहा है, इस सत्र में वो शामिल नहीं होंगे। जेल में थोड़ा डाला गया है कि उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया है, उसके लिए आप उनको अपराधी नहीं बना पाएंगे ना। हाँ, उससे आप बाहर कर दिए उन्हें उस चीज के लिए। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि कानून के सामने समानता समझ में आ गई सबको। यस, कहाँ है सब बैठे हुए? रक्षाबंधन कहाँ है? ये कौन है? रक्षाबंधन आधा ही नाम है, रक्षा शंकर। अच्छा, रक्षा शंकर पूरा नाम है, ठीक है, प्रजापति रक्षा शंकर है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने समझा आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 का मतलब कानून के सामने सब समान है। दो कॉन्सेप्ट है इसमें स्टूडेंट के, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सर्वोपरि है, कानून के सामने सब समान है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन है, कानून सबके लिए बराबर है, तो जो भी चीज होगी सबको एक मान के किया जाएगा। ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन जो दूसरा है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अगर समान लोग हैं तो उनके भी, उनके लिए वैसा ही ट्रीटमेंट होगा, जो असमान है तो उनके लिए असमान ट्रीटमेंट होगा। यह अमेरिका से लिया गया। एग्जाम्पल दिया था, एक अवयस्क बच्चा है, अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, एक एडल्ट है, दोनों मर्डर कर देते हैं तो सेम काम ही कर रहे हैं, लेकिन वयस्क को हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं या फांसी की सजा भी हो सकती है। जबकि हम छोटे वाले बच्चे को, माइनर, जो अभी दिल्ली वाला केस नहीं हुआ था निर्भया, उसको क्यों छोड़ दिया गया था, माइनर निकल गया था एक, जो 18 साल का नहीं हो पाया था तो उसको छोड़ दिया गया था। तो वही चीजें आपकी होती है। और बाल, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बाल सुधार गृह भेजा जाता है, मतलब वो वयस्क होने तक। तो ये हमें बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। और डाइसी जो है हमारे एक जस्टिस ब्रिटेन के, उनके जो रूल ऑफ लॉ है उससे ये लिया गया है। नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर की दोनों चीजें याद रखना कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, कानून के सामने सब समान है, ये चीज याद रखनी है। कौन कौन प्रोटेक्टेड है वो आप ध्यान रखिएगा। एम्बेसडर्स जो है वो प्रोटेक्टेड हैं इस चीज से, हमारे प्रेसिडेंट, राज्यपाल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए वगैरह, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये सब लोग प्रोटेक्टेड हैं इस चीज से। ठीक है ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम लोग भी छोटे हैं सर जी। हाँ, तुम अभी 13 साल के हो, छोटे हो तुम लोग हैं। अच्छा, तो ये हो गया आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 15 की बात हम कल करेंगे, बस थोड़ा सा एक बात कर लेते क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, हमारी भी क्लास होगी। तो आर्टिकल 15 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 15 में आप समझ लीजिए कि आपके साथ इन चीजों के आधार पर कोई आपसे इस तरह पे असमानता नहीं कर सकता, कह दे कि आप बहुत काले हैं, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, है जी, हम खाली गोरे लोगों को नौकरी देते हैं, ये सुंदर नहीं लग रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, जाति को लेकर के आप कोई नहीं कर सकते, जाति को लेकर आप कभी नहीं कर सकते कि आप इस जाति के हैं तो हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, आप कोई नहीं कर सकते। एक एक शब्द डिफाइन है। लेकिन एक और चीज है इसमें गड़बड़, जानते हो क्या गड़बड़ है? शायद इसमें लिखा होगा, शायद 15 का 1, हाँ 15 1 पढ़ो जरा, 15 1, 15 1 क्या कहता है जो उपबंध बनाया गया है? नहीं समझ में आया? तो एक तरफ क्या कहा जा रहा है
कि नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति मतलब मूल वंश, जिस वंश का वो चल रहा है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीजें बताई जा रही हैं। क्या बताई जा रही हैं? कि अगर आप किसी धर्म के हैं तो आप किसी धर्म को लेकर के ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हैं, आपको हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। प्रजाति, मूल वंश जो आपका पीछे से चला आ रहा है, जाति को लेकर आप अगर कुछ कह रहे हैं, या लिंग या जन्म स्थान, 5 चीजें मेन डिफाइन है। ये 5 चीजों को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी तरह से, चाहे वो कोई भी प्लेस हो। तो ये आर्टिकल 15 जो आपको बता रहा है कि आप इन 5 आधारों पर आप किसी से विभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, हर जगह पर जाने का इनको अधिकार है। लेकिन आगे क्या लिख रहा है? परंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। एक तरफ कह रहा है कि ये जो 5 आधार हैं, इनको लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 चीजें नहीं हैं, कोई और है, तो उस पर कर सकते हैं भेदभाव। नहीं मतलब समझ में आया? हम आपसे भेदभाव किस आधार पर नहीं कर सकते? धर्म को लेकर नहीं कर सकते, हम आपकी जाति को लेकर नहीं कर सकते, हम लिंग को लेकर नहीं कर सकते कि आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जन्म स्थान को लेकर नहीं कर सकते कि आप यहां पैदा हुए या नहीं। इन 5 के अलावा अगर कोई पॉइंट आता है तो हम भेदभाव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है? अब समझिए कैसे। अब ये प्रेत आत्मा नहीं भाई, एकदम खत्म होगा तुम। प्रेत आत्मा से भेदभाव करोगे तुम तो हम समझाते हैं इसको। एक्चुअल में 2 मिनट लेंगे बस, खत्म। हाँ, तो हम कुछ कह रहे थे स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे थे आपसे, जैसे आपके आस, बहुत सिंपल से समझना, समझ में आ जाएंगी चीजें। हमने कहा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास रहते हैं, क्या सब लोग बराबर है? वॉइस आ रही है ना हमारी? तो क्या सब लोग बराबर हैं, एक जैसे हैं? नहीं है, है ना? सब लोग एक जैसे नहीं है। अब मान लो नेता लोग बन गए, ठीक है, कई सारे नेता हो गए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के नेता हो गए, जैसे हिंदू टाइप का कोई हो गया, कट्टर नेता हो गया, समथिंग उस तरह का हो गया। तो अब अगर वो नेता बन गए तो वो अपने हिसाब से ही सारे काम करवाने लगेंगे। कई जगह जो प्रवेश होगा, कहेंगे कि केवल यहाँ ही उन्हीं को जाने का है, दूसरे लोग ना जाएं। कोई दूसरे धर्म का हो गया तो वो नेता सोचेगा कि हमारे धर्म के लोग ही ऊपर उठें। ऐसा होता है ना, जैसे कई सारे दलित नेता बन जाते हैं, कई कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम इनके नेता हैं, हम सवर्णों के नेता हैं। तो अगर ये आर्टिकल नहीं रखा जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है, अगर 15 नहीं रखा जाता तो फिर
डिस्क्रिमिनेशन हो जाता तुरंत। अब इसके आधार पर यह है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो सबके लिए, आप किसी के धर्म को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते कि वो इस धर्म का नहीं है और हम इस धर्म के नेता हैं तो हम केवल इनको काम करेंगे, दूसरे वालों को हम नहीं करेंगे, ये अब आप नहीं कह सकते। जैसे अगर हमें रोड बनानी है तो रोड सबके लिए होगी, क्लियर है। अब उसमें ये नहीं कि आप नहीं चल सकते, भाई तुम समर जाति के हो, तुम चल सकते हो, तुम नहीं चल सकते, ये सब बातें आप नहीं कर सकते अब, क्लियर है। आर्टिकल 15 में यही कहा गया कि कोई भी ऐसा सार्वजनिक चीज या कुछ भी है वो सबके लिए है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो, है ना, कोई भी ऐसा प्लेस, अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हर जगह है। लेकिन एक बात जो की जा रही है वो क्या, कि किस आधार पर विभेद हो सकता है, उसको गलत न समझना, उसका मतलब समझो खाली, तुम लोग उल्टा समझ जाते हो उस चीज को। जब वो लिख रहा है ना कि नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु अन्य आधारों पर किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि रोड पर चलने का अधिकार सबका है। एक रोड बनाई हमने, रोड बना दी, पब्लिक रोड है, किसी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपने एक बोर्ड लगा दिया, क्या इस रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। अब भारी वाहन वाला क्या कहेगा, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो खाली छोटे वाले वाहनों को जाने दे रहा है, खाली भारी वाहनों को, ये है अन्य आधार। हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि इससे दिक्कत होगी तो हम एक बोर्ड लगा देंगे जिसमें कहेंगे भैया भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। अब आप इसको ये लेकर नहीं जा सकते कि हमारा भेदभाव हो रहा है, मेरे पास ट्रक है, मेरे ट्रक को जाने नहीं दे रहे हैं, भैया 2 पहिया वाहन को जाने दे रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे, दिक्कत है, नहीं जा सकते। आर्टिकल 15(1) 5 चीजों को डिफाइन किया गया है, अन्य आधारों पर भेदभाव हो सकता है। अन्य आधार मतलब ये, हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी दुकान खोलें और दुकान पर ये करवा दे केवल हिंदू ही आ सकते हैं ना, धर्म को लेकर नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(1) साफ साफ कहता है कोई भी अगर ऐसा प्लेस है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के, ठीक है, जाति को लेकर के, मूल वंश को लेकर के, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। तो ये चीज थोड़ा सा पॉइंट है जो 15(1) में कहा गया है, क्लियर सबको। तो 15 यही है जो हम लोग कर रहे हैं। घर के बाहर लगा देते कुत्तों का आना मना है, अब लोग समझे कौन। तुम लोग खत्म हो खाली, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो 15 वाला आर्टिकल ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अब डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हमें डिटेल करना होगा, तब पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज हम लोगों ने जो देखा वो सीधे से कुछ पॉइंट्स देखे स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में फंडामेंटलाइज। व्हाट्सएप हमने कर दिया है आपको, ये देखो, ये जो हम पीडीएफ सेंड किया करते हैं ये नोट कर लिया करो, ये रिसेंट वाले हैं, ये अपडेटेड हैं। तो ये जो हम सेंड करते हैं ये वाला कर लिया करो, जो अभी पढ़ा रहे हैं वो वाले। तो मौलिक अधिकार ये जो फंडामेंटल 3 वाला है, ठीक है ना, आपने देख लिया इन सब चीजों के बारे में। 6 राइट्स हमारे पास थे, ओके। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 3 हमने अच्छे से आपको डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 12 में क्या बताता है, मूल अधिकारों से रिलेटेड जो स्टेट की डेफिनेशन है वो बताता है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उस अधिकार को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको नल और वाइड कर सकती है, खत्म कर सकती है, निरस्त कर सकती है। आर्टिकल 14 क्या कहता है हमें, विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है, क्लियर है। तो आर्टिकल 14 हमें ये कहता है कि कानून के सामने सब समान है। आर्टिकल 15 हम देखेंगे जो हमें भेदभाव से रोकता है। आर्टिकल 15 में ये कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें इन 5 आधारों पर जो उसमें लिखा हुआ है, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है ना, इन सब चीजों को लेकर। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, कल वापस आएंगे। और थैंक यू एवरीवन।